हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लगभग आप कह सकते हैं कि 57 दिन बचे हुए हैं यूपीएससी के, और 14 दिन और जोड़ लीजिए यानी 71 डेज, यानी लगभग 70 दिन बचे हुए हैं आपके यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के। और मुझे उम्मीद है कि अब सभी लोग प्रीलिम्स को लेकर बिल्कुल फोकस्ड हो गए होंगे। जो लोग नए हुए हैं अब हो जाइए, टेस्ट सीरीज अब देते रहिए। आज जो मैं ये वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, बेसिकली ये मैं डिस्कशन करने वाला हूं, आप ये समझ लो कि आपने इस तरह से अगर काम कर लिया आने वाले 60 दिनों में, ठीक है, जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मतलब मैं वही कह रहा हूं, आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, लगभग श्योर आपका सिलेक्शन क्लियर हो गई। अब उस दिन जाके कुछ आप ब्लंडर खाए हैं तो बात अलग होती है, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सामान्यतः अगर आपने इस अप्रोच से तैयारी की, इस अप्रोच से आने वाले 60 दिनों में प्रैक्टिस की, तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर होगा। देखिए करते क्या है, मैं पहले आपको एक बात बता दूं। आपको पता होगा कि जो मैं बात बताने वाला हूं एक मेहनत वाली बात है, ठीक है। आसान नहीं है ये चीजें करना, अपने आप में एक टफ वर्क है, लेकिन सीधी बात है। जहां पे आप देखते हो 5 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं और उसमें से 60 लोग आईएएस बनते हैं, ठीक है, तो सीधी बात है, अपने आप में आपको जो टफ काम करेगा, एक कहा भी जाता है, एक कहावत भी है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितनी टफ चीजें होंगी उतना ही जो मजबूत इंसान होगा उतने अच्छे से मेहनत करेगा, ठीक है। तो जो मैं चीज बताने वाला हूं अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, आपको काफी समय लगेगा, काफी एफर्ट लगेगा, काफी दिमाग लगेगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, है ना। और बहुत कम चांस है कि जो आप लोग वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे उसमें से 1% भी लोग ये काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एज अ यूपीएससी हिंदी का आप कह सकते हैं एक मेंटर होने के कारण, ठीक है, यूपीएससी हिंदी में मेंटर होने के कारण मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन चीज़ों को बताऊं। क्योंकि मैं अपने बारे में अगर बता दूं दोस्तों, तो मैंने 3 बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में 125 प्लस स्कोर किया है। यूपीपीसीएस में 112 प्लस क्वेश्चन मेरे दो बार मैंने प्रीलिम्स दिया है, तो 2 बार 112 प्लस क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। क्या अप्रोच रखता हूं मैं, वही आपके सामने बता रहा हूं। तो देखिए, आप में मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कोई ज्वाइन कर लें। अगर आप मार्केट में कोई टेस्ट सीरीज नहीं अच्छा पाते हैं तो आप यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज को एक ट्राई दे सकते हैं। 1275 रुपए में ही यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है, और केवल 850 रुपए में 15 अगस्त तक, चूंकि आजादी के 75वें वर्ष पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 850 रुपए में ही 15 अगस्त तक आपको यूपीपीसीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाती है। अब करना क्या है, अब ये ध्यान से सुनिए। तो आने वाले 60 दिनों में लगभग आपको डेली एक टेस्ट देना है, लगभग डेली एक टेस्ट देना। मैं फिर से कहूंगा, डेली एक टेस्ट प्रॉपर देना है। इससे क्या होता है, इससे आप एग्जामिनेशन की अच्छी अप्रोच पे जा पाते हैं। अब हम आते हैं कि टेस्ट देने के बाद क्या करना है। तो देखिए, टेस्ट पेपर्स हमेशा आप 2 कैटेगरी के रखिए, 2 कैटेगरी का टेस्ट पेपर रखिए। एक वो वाला टेस्ट पेपर होगा जो आपकी प्रायोरिटी वाला टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 जो आपकी प्रायोरिटी है। तो मान लीजिए आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन की है, चूंकि हम लोग वहां पे मेंटरशिप भी देते हैं, हम लोग जो आपके प्रॉब्लम आती है, जो डिस्कशन आती है, वो भी आपसे डिस्कशन करते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन करते हैं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, किसी को उठा लीजिए, जैसे विजन, केएसजी, किसी को भी उठा के आप उसको सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब आपको करना यह है कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज या फिर जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली आपकी टेस्ट सीरीज है, उसको आपको वीक में 2 या वीक में 2, हाँ अभी आप वीक में 2 उसको मान के चलिए, ठीक है। वीक में 2 टेस्ट उसके देने हैं। बाकी ये जो आपने मार्केट से जो चीजें उठाई हैं उसको डेली प्रैक्टिस के लिए देना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है नोट्स। नोट्स आपको बनाना है केवल और केवल प्राइमरी टेस्ट सीरीज का, जो आपने फोकस टेस्ट सीरीज रखी है उसको बनाना है, ठीक है। फिर तीसरा काम करना है आपको एनालिसिस, ठीक है। तो मैंने देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दूसरा स्टेप आपको नोट्स बनाने हैं प्राइमरी टेस्ट सीरीज के, अदर टेस्ट सीरीज के नहीं बनाने, उतना टाइम नहीं है कि आप सबके टेस्ट सीरीज के नोट्स बना पाएंगे। तीसरा, टेस्ट की एनालिसिस करना है। तो अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं अभी चीज बताने जा रहा हूं, जो आने वाले 5-10 मिनट में आपसे डिस्कशन करूंगा, वो वाला एनालिसिस आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज दी, तो आपने कोई टेस्ट दिया होगा, आप मान लीजिए आप टेस्ट नंबर 1 दे रहे हैं। अब इस टेस्ट नंबर 1 की आपको डिटेल एनालिसिस करनी है, ठीक है। देखिए, आदमी जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लो एक क्रिकेटर है, वो अभ्यास करता है। क्यों अभ्यास करता है? क्योंकि वो असली जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, जब वर्ल्ड कप हो, या फिर जब कोई क्रिकेट की सीरीज हो, तो वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए वो उसके पहले अभ्यास करता है। आप देखोगे दिन भर रेगुलर अभ्यास करते हैं। नीरज चोपड़ा अभी गोल्ड मेडल जीते हैं,
उनके बारे में आपको पता होगा, वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे अभ्यास करते थे, ठीक है, जिम से लेकर हर चीज अभ्यास करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट सीरीज क्या होता है, असली एग्जाम के पहले का अभ्यास होता है। लेकिन आप एक चीज समझो, आप अभ्यास तो करते हो लेकिन अपनी कमियों को इंप्रूव नहीं करते हो, है ना। आपको पता होगा बहुत सारे क्रिकेटर हैं इंडिया में, लाखों क्रिकेट आप देखोगे, गली गली क्रिकेट होता है, ठीक है। क्यों नहीं सारे लोग क्रिकेट में पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं प्लेइंग 11 में सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं भारत में से 4-5 नीरज चोपड़ा आ गए, क्यों अकेला एक नीरज चोपड़ा आया। कारण यही होता है दोस्तों, जब हम लोग अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के दौरान जो कमियां होती हैं, जो हमें कमियां पता चलती हैं, ठीक है, कि कवर ड्राइव मार रहा हूं मैं और कवर ड्राइव मारते समय हमेशा एज लग जा रहा है या बॉल बीच में से पैड के घुस जा रही है स्टंप पे, जब मुझे पता चला और मैं वो कमी दूर नहीं कर पा रहा हूं, तो सीधी बात है मेरा सिलेक्शन प्लेइंग 11 में नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो और टेस्ट सीरीज में जो कमियां होती हैं, क्या क्या कमियां होती हैं अभी मैं उसको डिस्कशन करूंगा, वो जो कमियां होती हैं, और अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव नहीं करते हो, मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुन लो, रेगुलर बेसिस पे अगर टेस्ट सीरीज की कमियां आप इंप्रूव नहीं करते हो तो बहुत कम चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वही करने वाले कि कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि समानता प्रॉब्लम यही होती है, सब लोग करना तो चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि करना क्या है। तो देखिए करना क्या है, आपको एक टेस्ट सीरीज उठानी है, कोई भी टेस्ट पेपर उठाइए। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो आप यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ठीक है। OMR उठाइए अपने पास। अब OMR उठा के आपको क्या करना है, ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखिए, ठीक है, टेस्ट नंबर 1 लिखिए, प्रॉपर टेस्ट नंबर 1 लिखिए। उसके बाद 4 ठो कोडिंग करिए, 4 कोडिंग मैं बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से जो आगे पीछे कम अधिक कर सकते हैं, सब लोग अपना अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये काम जरूर करना है, ठीक है। पहले बता रहा हूं, इस काम में आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है, इस काम में आपको 1-1.5-2 घंटा टाइम लगेगा। इसके बाद नोट्स बनाने में आपको 5-6 घंटा हर टेस्ट पेपर के लगेंगे लगभग, ठीक है। इतना एफर्ट तो लगेगा, लेकिन सीधी बात है, एफर्ट जो हम करने वाले हैं वो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। ये बात बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब पे आके, है ना, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं ताकि सिलेक्शन हो सके, अधिक से अधिक सिलेक्शन होगा। खासतौर पे यूपीएससी हिंदी में जो लोग बच्चे ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये बात को समझना। वो लोग ये करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे और आगे चल के हमारी भी जो कोचिंग है वो ग्रोथ करेगी। तो ये एक तरह से समझ सकते हैं मेरा भी हित है, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा भी फायदा है। तो करना कि आपको टेस्ट पेपर उठाना है, यूपीपीसीएस वाले लोग 150 क्वेश्चन, यूपीएससी वाले 150 क्वेश्चन, इसकी हमारे अपने सामने रखना है। उसके बाद स्टार्ट में ही A1 A2 A3 A4 ये 4 कोड नंबर याद कर लीजिए, ठीक है, 4 कोड नंबर याद कर लीजिए, A1 A2 A3 A4, ठीक है। A1 का मतलब ये रख लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन आता नहीं था। A1 का मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं आता था, ठीक। A2 का मतलब ये आ रहा था, कंफ्यूज थे, मतलब रिवाइज नहीं किए थे। बेसिकली मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन था, जो आज तक मैंने पढ़ाई की 3-4 साल में, जो नोट्स बनाए, जो हर चीज कहीं कोचिंग की कहीं कुछ भी किया, जो नोट्स बनाए थे उसी से क्वेश्चन आया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे नोट्स में एक क्वेश्चन था। जैसे नहीं होता है कि हम एग्जाम में आके कहते हैं अरे यार ये मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन, अरे यार शिट कैसे गलत हो गया, ये तो मेरे नोट्स का ही क्वेश्चन था, ऐसे कहते हैं ना। तो A2 कोड का मतलब यह है कि मेरे नोट से आया था लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए थे, ठीक है। A3 कोड का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, जैसे मान लो कंफ्यूज हो आप कि CAG का कार्यकाल कितना होता है, तो मान लो आप कंफ्यूज हो कि 4 साल होता है कि 6 साल होता है, कंफ्यूज हो आप, ये थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल मान सकते हैं। या फिर चलो एक कॉन्सेप्चुअल ये है कि CAG अपनी रिपोर्ट किसको देता है, संसद में रखता है कि राष्ट्रपति के पास रखता है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना हो, यहां से हटके अगर आप थोड़ा सा और देखोगे, इकोनॉमिक्स में खास तौर पे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे देखोगे आप नॉन टैरिफ बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स, पूंजीगत खाता, है ना, या फिर चालू खाता, ये सारे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। तो A3 का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, A3 का मतलब ये है, ठीक है, ये हो गया। A4 का मतलब ये कर लीजिए आता है, बिल्कुल श्योर शॉट आता है मुझे, है ना, मैं 100% श्योर हूं ये क्वेश्चन आता है। ये 4 कैटेगरी आपने बना ली। इसके अलावा जिसको बनानी होगा वो और 1-2 बना लेगा अपने मन से सोच के, है ना, वो उसकी मर्जी। या फिर आप चाहिए तो A5 अदर्स लिख लीजिए कि यार कुछ और चीज हो रही थी, इन चारों में से नहीं था। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक किया है, इन चारों में से आपको चीजें मिल जाएंगी। अब आप जब पेपर उठाते हैं, आपने पेपर उठाया, पेपर सॉल्व करने बैठे, तो आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बगल में ही कोड लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, मान लो पहला क्वेश्चन आया था कि निस्क और सतनाम, ठीक है, प्राचीन भारत में यह
किसको संदर्भित करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको क्लियर है कि ये सिक्के हैं, एक बार आप लोग चेक कर लेना, मैं अभी कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात समझिए, मैं एग्जांपल से चीजों को बता रहा हूँ कैसे करना है। मान लो आपको एकदम 100% श्योर है कि ये सिक्के हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप A4 लिखेंगे। क्या 100% श्योर है कि इसका आंसर यही है, A4। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप पढ़े, वही आ गया कि ऋण जाल से क्या तात्पर्य है। ठीक है, डेट ट्रैप से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी में से कोई उठा के कोड लिखना है। मान लो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा था डेट ट्रैप, या 2-3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे थे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं थी तभी कंफ्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A3 कोड लिख देना है। ठीक, ये बात समझिएगा। अब ऐसे आप पूरा पेपर दीजिए। ठीक है, अब ऐसे आप पूरा पेपर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से बगल में कोड लिखते हुए OMR भरते हुए, कोड लिखते हुए OMR भरते हुए पेपर दीजिए। पेपर खत्म करिए। अब उसके बाद बैठिए इस पेपर को लेके 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, एक से 1.5 घंटा इस पेपर को लेके बैठिए। तो OMR भरा, फिर आप क्या करिए, मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए, ये आप मिला लेंगे। ठीक है, अब करना ये है, आपको काउंटिंग करनी है। A1 वाले में कितने आए थे, मतलब A1 वाले में कितने क्वेश्चन हुए थे, मतलब कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते थे, मतलब नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आते थे, कितने क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आते थे, कितने क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं था, कितने क्वेश्चन में आपका रिवीजन नहीं हुआ था। ये सारा डाटा आपके सामने होगा। सीधी बात है, जब आपने पेपर किया ये सारा फैक्ट आपके सामने होगा, एक फैक्ट शीट आपके सामने होगी। अब मान लो आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, अब समझना, अब मैं आ रहा हूं वाकई में क्यों ये करवा रहा हूं, अब समझना इस बात को। हमारे में से कई ऐसे बच्चे हैं, खासतौर पे जो हम लोग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमेशा कहते रहते हैं कि सर मैं बाउंड्री पे आके लटक जाता हूं, क्या करूं, बाउंड्री पे आके लटक जाता हूं, क्या करूं। आप थोड़ा सा सोचो, सब लोग बाउंड्री पे आके लटकते हैं, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी का कारण कुछ हो सकता है, किसी कारण कुछ हो सकता है, किसी कारण कुछ हो सकता है, किसी का कारण कुछ हो सकता है। मैं सबको एक एक करके अलग अलग ये चीजें नहीं बता सकता कि आप क्यों बाउंड्री पे लटक रहे हो, या फिर आप मुझसे सीधे ऐसे अगर पूछोगे कि सर मैं बाउंड्री पे लटक जा रहा हूं, क्या करूं, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप समझना, क्योंकि रियलिटी यही है ना। अगर कोई किसी टीचर से आप पूछ रहे हो सर मैं बाउंड्री पे आके लटक जा रहा हूं, और वो आपको सजेशन देना चालू कर दे रहा है कि ये कर लो वो कर लो सही हो जाएगा, मतलब समझ लो निर्मल बाबा है ना, आपको मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। रियलिटी ये है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, करना क्या है समझो। कई लोग A1 के कारण बाउंड्री पे लटक रहे हो। A1 का मतलब यह है कि आता नहीं है क्वेश्चन, यही ना, A1 का मतलब यही था, आता नहीं क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में सॉल्व किए, 100 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व किए, OMR देखे, है ना। मान लो 40 क्वेश्चन यूपीएससी वाले में उनको A1 लेगा, A1 मतलब नहीं आता था। ठीक है, इसी तरह से यूपीपीसीएस वाले मान लो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन ऐसे निकल गया जिसपे आपने A1 भरा है, A1 फिल किया है। इसका मतलब है आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं है, आपने कंटेंट की पढ़ाई नहीं की है। इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने कंटेंट का जो सोर्स है वो पढ़ना है, वो सही करना है, कंटेंट का सोर्स सही करना है। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना। इवन मैं यही बता दे रहा हूं, यहीं पे तुरंत सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूं, इसको क्या करना है। तो आपको यानी कंटेंट पढ़ना है। तो मान लो आपने हिस्ट्री का पार्ट टेस्ट दिया था, या फिर मान लो आपने यूपीएससी हिंदी का रिवीजन का पार्ट टेस्ट दिया था। ठीक है, सॉरी यूपीएससी हिंदी का, आपने पॉलिटी का पार्ट टेस्ट दिया था। ठीक है, आपने पॉलिटी का पार्ट टेस्ट दिया और आपके A1 वाले में आए 50, मान लो यही है कि A1 वाले में 50 है और केवल आप 50 ही सही कर पाए, मतलब 50 ही आपको, बाकी A3 A2 A3 A4 बाकी में 50 थे, A1 वाला अकेले 50 था। ठीक है, इसका मतलब आपका कंटेंट नहीं कंप्लीट है, तो आपको कंटेंट कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। सिलेक्शन लेना है, इसका मतलब आपको कंटेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन फिर से होते हैं। एक, आप लक्ष्मीकांत या कोई किताब उठा के बैठ जाओ पढ़ने। दूसरा, मॉडल आंसर से, जो मॉडल आंसर आपको दिए गए क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन सामान्यतः होते हैं, है ना, तो उस मॉडल आंसर से उसको पढ़ लो। सिंपल सी बात है, उस मॉडल आंसर से कंप्लीट कर लो। 2-3 पार्ट टेस्ट दे लोगे तो वो पूरा का पूरा पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटर सॉल्यूशन है सेकंड वाला, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है आने वाले 60 दिनों में कि हम लक्ष्मीकांत या कोई नई किताब उठा के पढ़ेंगे। तो जिन लोग का A1 कैटेगरी में ज्यादा प्रॉब्लम है, दिमाग में ध्यान में रखना, जिनका कंटेंट की प्रॉब्लम है, मैं यही कहूंगा टेस्ट सीरीज से कंटेंट कंप्लीट कर लो, अब किताब मत उठाना। ठीक है, तो पहला आपको सोल्यूशन मिल गया। दूसरा, मान लो जिन लोग का आ रहा है A2 यानी रिवाइज नहीं था, नोट से आया था रिवाइज नहीं था, क्या करेंगे बताओ। उनके पास क्या करना है, उनको सिंपल सी बात है, उनको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो सारा काम छोड़ छाड़ के अपने नोट्स जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, देखेंगे, स्कैन करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही। जिनकी प्रॉब्लम था A3 की कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, मान लो कई लोग की ऐसे होगा कि 15-20 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उन टॉपिक्स पे, जो 15-20 आपने टॉपिक सॉल्व किए, उन 15-20 टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आपको क्या करना होगा, गूगल सर्च करो, सीधा कोई किताब उताब मत उठाओ, सीधे गूगल सर्च करो और टॉपिक देखो। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो, हम लोग ने कुछ क्राइटेरिया में डिवाइड किया है कि ये क्राइटेरिया आप फॉलो करो
है ना, एनालिसिस का। तो पेपर देने के बाद प्रॉपर 1-1.5 घंटे माथापच्ची करिए, इसको लिखिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये काम आपको करना है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ 1-2 चीजें और नोट करनी है। जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, ठीक है, और फाइनल आप मिला रहे हो कि मेरे कितने सही हुए, मेरे कितने गलत हुए, ठीक है, कितने सही हुए कितने गलत हुए, आप बैठ के अपना खुद से मिला रहे हो। ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से मिलाइए, ज्यादा अच्छी बात है। आपको करना यह है, कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, उसको भी नोट करना है, पूरा बड़े बड़े अक्षरों में नोट करना है, ठीक है। अपने आप को सजा देनी है। कोई आप कह सकते हो कि अपने आप को, मतलब जब आप गलती कर रहे हो ना, तो अपने आप को सजा दीजिए। जब आप अच्छा कर रहे हो, जब आप सही कर रहे हो, जब आपने इंप्रूवमेंट करने लगा, तो अपने आप को प्राइज दीजिए, अपने आप को मतलब प्रोत्साहित कीजिए कि वेरी गुड, अब और सही करेंगे, है ना। तो दंड और पुरस्कार की नीति अपनाइए। अब बेसिकली समझिएगा क्या करना है। जैसे मान लिया आपने, कई बच्चे क्या करते हैं, OMR में गलत भर देते हैं कि इसका A भरना था, उसका भर दिए B। तो वहां पे अपने आपको दंड दीजिए कि अब मैं आधा घंटा प्रैक्टिस करूंगा OMR भरने की। ऐसा दंड दीजिए कि मैं बार बार चेक करूंगा, मतलब मिलाऊंगा कि 11 के सामने 11 वाला ही जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही भर रहा हूं, ठीक है। 12th के सामने 12th वाला ही जो मेरे दिमाग में भर, मतलब आधा घंटा अपने आप को उस काम के प्रैक्टिस में लगाऊंगा, दंड दूंगा अपने आप को। तो कई लोग ये गलती करते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको वहीं पे लिख लेना है कि मैंने ये वाली गलती की थी, इस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन और गलत हुए। नहीं तो मेरे 2 क्वेश्चन सही हो रहे थे, पढ़ा, मतलब A1 भी गलती नहीं थी, A2 भी सही था, मतलब आता भी था, रिवाइज भी किया था, है ना। और क्या था, मतलब सारी चीजें सही थी। गलती ये हुई कि मैंने OMR फिल करने में गलती कर दी, ठीक है। यहां पर उसको लिखिए बड़ा बड़ा, ताकि जब अगला पेपर आप देने जाएंगे, जब अगला टेस्ट देने जाएंगे, तो ये वाला जो नोट्स आपने बनाया है, जो देखा है कि क्या गलती हुई है, उसको सीख के जाएंगे आप। अगले पेपर में उसको देख के जाएंगे, तो आपका सही होने का ज्यादा चांस है। फिर आपको क्या करना है, ये भी छोटी छोटी और क्या गलतियां हो सकती हैं वो भी नोट करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि, जैसे मेरे लिए, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये है, और असहयोग आंदोलन। मैं सामान्यतः दोनों में कंफ्यूज रहता हूं। तो मान लो क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन का, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है बैकग्राउंड में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और मैं वही पढ़ के टिक मार देता हूं। मान लो दोनों ऑप्शन ऐसे वैसे वाले हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, वही पढ़ के एग्जाम में टिक मार के चल दूंगा। तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि मैंने प्री जुडाइज, जो मेरे दिमाग में पहले से चीजें चल रही थी, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और वो टिक कर दिया। क्वेश्चन आता था, मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पता है, मुझे असहयोग आंदोलन के बारे में भी पता है, फिर भी मेरा गलत हो रहा है। कारण क्या, कि मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा वहां पे कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, और फिर क्या करूंगा, आधे घंटे अपने आप को दंड दूंगा कि आधे घंटे में क्वेश्चन सारा ध्यान से पढ़ूंगा कि अच्छा इसमें ये चीज तो नहीं है, इसमें ये चीज तो नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो यानी मैं क्या कर रहा हूं, गलतियों को नोट कर रहा हूं, ठीक है, और प्रॉपर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी बात ये कर रहा हूं कि जो A1 A2 A3 A4 यानी मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ये नोट कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन्हीं चीजों पे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और जो कमियां हैं, मान लो पहले वाले टेस्ट में आपकी कमी A1 थी, कंटेंट नहीं आपका कंप्लीट था, तो अगले टेस्ट में आपको कंटेंट ढंग से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कंटेंट जो भी उठाइए, इसीलिए मैंने कहा कि एक सेकेंडरी टेस्ट सीरीज रखिए। तो जो सेकेंडरी टेस्ट सीरीज है, मान लो आपने विजन को अगर सेकेंडरी टेस्ट सीरीज रखा है, या मान लो आपने UPSC हिंदी को सेकेंडरी टेस्ट सीरीज रखा है, तो इसका मान लो अगला टेस्ट आपको विजन का देना है, पॉलिटी का, ठीक है, विजन का आपको पॉलिटी का देना है, या फिर अगला आपको UPSC हिंदी का पॉलिटी का टेस्ट देना है, जिसको आपने प्रायोरिटी में रखा है, तो आप 1-2 विजन के टेस्ट सॉल्व करके, है ना, इसी तरह से थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा रिवाइज करके पॉलिटी वाले इस टेस्ट को दीजिए कि चेक करिए कि जो वहां से सीख रहे हैं वहां पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 टेस्ट सीरीज का मेरे समझाने का यही मतलब था कि एक टेस्ट सीरीज से चीजों को सीखिए और दूसरे में अप्लाई करिए, ताकि आप जाके एग्जाम में अप्लाई सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 60 दिनों में आप लोग इसको ढंग से फॉलो करेंगे। जो आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। UPSC हिंदी का टेलीग्राम चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे भी आप बताइए, हम लोग जो कम अधिक चीजें रह गई वो उसको डिस्कशन मैं यहाँ पे आके वापस कर लूंगा। टेस्ट कैसे देते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तुक्का कैसे मारते हैं, इन चीजों को मैं देखूंगा। हालांकि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सारी प्लेलिस्ट एक बार UPSC हिंदी की खोलिए। हम लोग ने बहुत सारे तुक्के पे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स पे वीडियो बनाए हैं, तो UPSC हिंदी बहुत ज्यादा मेहनत कर भी रही है। आप लोग सपोर्ट भी करिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।